अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मरीम नवाज साहिबा ने आज यूथ से खिताब किया और उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की उससे तो ये जाहिर होता है कि मीज़ान के पलड़े बराबर हो ना हो, लेकिन वो इमरान खान साहब के बराबर आना चाहती हैं। जिस स्पीच में ज़ातियात का अंसर ज़्यादा हो, फैक्ट्स और फिगर्स की बात ना हो, उसको हम इसी तरह से देखेंगे जिस तरह हम इमरान खान साहब के मजीद जो बयानात हैं जिनको हम चलाने से गुरेज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं जैसे फयाज रसूल चौहान साहब हैं जो रोज़ ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसके बाद सुनने के बाद कानों को भी धो लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए। आज उनके फेवर में हालात हैं, कभी उनके फेवर में नहीं होंगे, तो फिर इस तरह की गुफ्तगू का ये जो हम एग्जाम्पल सेट करें वो नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मरीम साहब ने जो एक बात उनके वालिद साहब के हवाले से की वो आपको सुना देते हैं, क्योंकि एक शॉट आया था जो आबिद बिलाल साहब हैं जो कल हलाक हुए हैं इस पूरे भगदड़ में, जो कि डंडा बरदार पुलिस अफसरान को, जिन्होंने 13 अफसरान को ज़ख्मी किया, साथ में ये एक बैकलैश आया, उसके बाद एक इनका जवान शहीद हुआ। अब देखा गया कि काले जो डाला होता है जिसके बारे में कहा जाता था काला डाला जो है वो मौत के करीब ले जाता है, इनको बचाने के लिए इमरजेंसी ले गया, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उनकी मौत की खबर सुनते ही वहाँ से जो है रूपोश हो गए। अब इन मामलात पे ज़ाहिर नज़र डालेंगे, लेकिन मरीम साहबा का एतराज़ जो है कि आबिद बिलाल साहब के वालिद साहब के साथ अफसोस कैसे किया गया, वो ज़रा सुन लीजिए। कल मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी, जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को, उम्र रसीदा वालिद को ज़मान पाक बुलाया अफसोस करने के लिए। वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है। वो उसका बच्चा हलाक हुआ है, उसका बच्चा जान से गया है और उसको बड़ा और टांग पे टांग रखी हुई थी, जूते का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी, इससे बड़ी तजलील मैंने नहीं देखी। तो जो अपने कारकुनों को, उसके वालिदैन को जो ये इज्जत देता है, उसने मुल्क के नौजवान को क्या इज्जत देनी। जी, आपने मरियम साहबा का एक एतराज़ सुना। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात कही जाती थी कि नवाज शरीफ साहब उनको लंदन से कॉल करते हैं, वो उनके अहकामात पर वो बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें, उनके हुक्म मानते हैं। साथ साथ ये भी था कि मरियम साहबा उनको फ़ोन करती हैं, वो रायवंड हाउस जाते हैं। बहुत सारी इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए, लेकिन इन सब के बावजूद जब उन्होंने तारीख दे दी तो शायद सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात की है और ऑल इज़ वेल की नवीद भी दे दी है। ऑल कितना वेल है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस वक्त तक वेल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डेट तो दे सकती है, लेकिन जो वसाइल उसको चाहिए इलेक्शन कराने के लिए वो हुकूमत के पास हैं। तो ये मामला इनकम्प्लीट ही रहेगा या कम्प्लीट हो जाएगा प्रोसेस, और उसके बाद अगर इंतखाबात के नताइज वो ना आए जो खान साहब के मुताबिक हों, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कौन सी नए इल्ज़ामात की एक बौछार होगी वो देखना अभी बाकी है। सबके साथ खड़ी हो जाए, जब अवाम लीडर के साथ खड़ी हो जाए तो फिर ज़रूरत नहीं होती किसी से भी बात करने की, लेकिन पाकिस्तान में कितना सच है देखना बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ी साहब, हमें लाहौर से एनालिसिस देंगे, और हम बात करेंगे राना मकबूल साहब नून लीग से। और सबसे पहले हम आइड्स ऑफ मार्च के हवाले से बात कर लें, क्योंकि 13 मार्च एक बड़ी डेट नज़र आ रही है। आस्ट्रेलियन केस की समाअत हुई, अब एक लार्जर बेंच उसको 13 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनेगा। तो शाखाना भी जो है सेशन कोर्ट में पेश होना है इमरान खान साहब को, जहाँ जो चार्ज है फ्रेम उन पर किया जाएगा, फ्रेम चार्ज होगा। उसके बाद क्या हालात होंगे, क्योंकि नैब की टीम अब भी मौजूद है दुबई में, वहाँ पे इनके जो है कि 28 करोड़ की घड़ी बेची और 2.5 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए, और उसके बाद एक मिस स्टेटमेंट है, मिस डिक्लेरेशन का मामला है, ये किस करवट बैठेगा इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ज्वाइन करें जी गुलाम हसनैन साहब ऑन द फोन लाइन। हसनैन साहब, आप वकील हैं ये टेरियन वाइट वाले केस में। मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा था आपके पास एक नई एविडेंस है जो कैलिफोर्निया का जजमेंट था, वो आज वो एंडोर्स कर दिया है जज साहब ने कि आप उसको पार्ट ऑफ केस बना सकते हैं। तो एक एफिडेविट जमाइमा खान साहिबा का है, एक एफिडेविट इमरान खान साहब का है, और एक ये बात है कि खाला को उन्होंने ये हक दिया है कि वो उनकी परवरिश कर सकती हैं, तो उन्होंने उनको गार्डियन भी चूज़ करने की जो परमिशन होती है वो भी दी। एनीथिंग एल्स जो आपको लग रहा है इस केस में नजर आएगी जो लार्जर बेंच सुनेगा 13 को? देखिए, देयर टू थिंग्स टू इट। अभी तक तो इशू ये है दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट द काउंसिल जो है खान साहब के, दे वर रिगल आउट कि वो इस पे आर्ग्यू करने के बजाय वो टेक्निकलिटीज ढूंढेंगे। मेरे ख्याल में तो जो हम सुनते आए थे कि खान साहब की जो तहरीक है वो उस एम्बलम पे खड़ी है कि वो ही टेक्स थिंग्स फेस ऑन रियासत मदीना, सादिक और अमीन, लेकिन अभी तक तो वो पिटिशन की तरफ आ ही नहीं रहे। वो रोज की एक नई दरखास्त देकर
टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर पिछली दफा उन्होंने कहा कि जिस सीट के पीछे हमने ये पिटिशन की थी वो जा चुकी है, तो शाखाना केस के अंदर पे रेट इंफ्रैक्चर्स है। अब हमने उसमें अमेंडमेंट की दरख्वास्त की, साथ कुछ और अब जिस तरह हमने कागजात बनाए वो दी, कोर्ट ने अब उसको एग्जेक्ट किया है। सो आई थिंक ये इनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बस अब वो इससे ज्यादा देर तक भाग नहीं सकेंगे, उनको आके जवाब देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के पास क्या अथॉरिटी थी कि उन्होंने उस बच्ची की कस्टडी उसकी खाला को नॉमिनेट किया। जमाइमा खान के पास क्या अथॉरिटी थी कि उन्होंने भी उस बच्ची की खाला को नॉमिनेट किया। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा है कि ये खाली सवाल में नहीं है कि अगर खान साहब उस बच्ची के वालिद हैं या नहीं है। अगर खान साहब उस बच्ची के वालिद हो जाते हैं, मतलब डिक्लेयर कर देता है कोर्ट, तो ये पाकिस्तान की जो पीनल कोड है उसके मुताबिक साबिक और अमीन वाला तो मसला ही फिर खत्म हो गया ना, बिकॉज सबको पता है कि वो निकाह में नहीं थी। फिर तो साकिर निसार साहब की जजमेंट जो है, जिस तरह उन्होंने कहा वो मैंने पार्शल चीजों पे दी थी, फिर तो वो उसके ऊपर मोहर लग जाएगी कि बाकी वो पार्शल जजमेंट थी। सादिक और अमीन का किसी को टाइटल देना, तो ये एक मिस डिक्लेरेशन का मामला हो जाएगा। अगेन मिस डिक्लेरेशन है, मिस स्टेटमेंट है, अपने असासों को जिस तरह कंसील करने के ऊपर बात की जाती है। इज दैट करेक्ट? It is not only misdeclaration, it is also misconduct. It is also जो पब्लिक लीडर होते हैं उनकी the moral values and ethics have to be at par. We you know 62-63 के अंदर आने के लिए। सो आई थिंक मिस डिक्लेरेशन के साथ मिसकॉन्डक्ट भी है, उसके बाद आपकी जो एथिकल मॉरल सोशल वैल्यूज है उनकी जो है थोड़ी सी खिलाफवर्जी, थोड़ी नहीं बहुत खिलाफवर्जी है, जिसकी वजह से फिर देखना पड़ेगा अदालतों को भी कि क्या एक इंसान जो कि अगर अपनी मैयाना बेटी को ओन नहीं कर सकता, कैन ही बी द लीडर ऑफ द कंट्री? सर ये बात तो की जाती है ना, इमरान खान साहब को पेश होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे, जवाब नहीं देंगे, सो देन व्हाट हैपेंस? नहीं, अब जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा। अब केस मुकदमा शुरू हो गया है, जवाब देना पड़ेगा। और इनफैक्ट उन्होंने 2009 के अंदर एक जवाब दे चुके हैं जो कि हमने अदालत में जमा करा दिया है। उस जवाब को उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरा इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज तभी कागजात नहीं थे। तो ये अगर अब जाके उसको कहते हैं कि मेरी बेटी है या ये प्रूव हो जाता है, वो भी पर्जरी आ जाती है। और पर्जरी अदालत के साथ झूठ बोलने में वैसे भी 63 पे लगता है। तो ये मेरे ख्याल में काफी एंगल से डबल एज्ड है, ये काफी जगह से फंसते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट अपडेट। हम चलेंगे अब अपने गेस्ट की तरफ। फतियाना साहब, एक तो मिशन है, मिस स्टेटमेंट है, पर्जरी है, मिस कॉन्डक्ट है, किस तलवार के नीचे इमरान खान साहब को इस वक्त लटकाया जा रहा है? आप कहते हैं उनके खिलाफ सियासी बुनियाद पर केसेस बनते हैं, जेल वो जा नहीं रहे, कोर्ट में वो पेश नहीं हो रहे, खतरात लाहक हैं, लेकिन धरना दे सकते हैं, मार्चेस होल्ड कर सकते हैं, उसकी प्रोसेशन को लीड कर सकते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन क्या होने जा रहा है? देखें सना बुचा साहब, इंतहाई शर्मनाक बात है जो अभी ये की जा रही थी। मैं पूछता हूँ वकील साहब से, आपको फ़ीस किसने पे की थी? वो खुफिया हाथ कौन सा है जिसने आपको फ़ीस पे की थी? वो हदायतकार कौन है जिसको नज़र नहीं आता कि मुल्क में घी, आटा, चीनी, तेल, डॉलर, बैरून मुल्क बच्चों की मुस्तकबिल जो पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीसें अब पेरेंट्स नहीं पे कर रही, अवाम खुदकशियाँ कर रहे हैं, सड़कों पर तशद्दुद हो रहा है, लोगों की जान ली जा रही है, जमहूरियत को ख़तरनाक हद तक धकेल दिया गया है, मुल्क की सालमियत ख़तरे में है, मुल्क दिवालिया हो चुका है, 7000 कंटेनर बाहर पड़ा हुआ है सी पोर्ट्स पर, वो नज़र नहीं आता किसी को। एक ही मसला रह गया है कि इमरान खान की बेटी थी कि नहीं थी, दूसरा ये कि तोशा खाना से घड़ी लेकर किधर चली गई। ये दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप किस सदी में रह रहे हैं। आज ये अब 2023 है, इसमें लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवाम को बहुत आगाही दे रहा है। ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ अगर सपोज एक लम्हे के लिए इमरान खान की बेटी हो भी तो 30 साल पहले जो पैदा हुई है अगर, तो डिपेंडेंट ये जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है उस पर लिखा होता है कि डिपेंडेंट जो आपके 18 साल से नीचे बच्चे हैं वो उस ज़मरे में भी नहीं बची जाती। और अगर वो यह है यानी इसमें बहस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आज जो कौम के ज़ख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है, ऐसी बातें करके कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। आज जो अंदाज़ा करें लोगों के घरों में रोटी नहीं पक रही, बिजली का बिल भरे तो आटा लेना मुश्किल हो जाता है, आटा लेने जाएं तो लोग शहीद हो जाते हैं, कुचले जाते हैं।
सर वो तो जवान पाक के बाहर बैठे हैं तो उन पर डंडे पड़ते हैं, उनको पुलिस पर तशद्दुद करते हैं। सर ये भी तो नजर में रखे ना सर, आपके नाक के नीचे भी तो क्या हो रहा है, जमान पाक के बाहर क्या हो रहा है, मतलब इस तरह की जो कोई पुलिस पे कोई पुलिस जी जो कल वाक़या हुआ है अली बिलाल जिसको उस पर शहीद किया गया है, आज सीनियर हमारे सेनेटर और कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब ने जो कहा है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी, जिनका अपना ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो कैद हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे हैं सेनेट में और कैद ऐवान भी रहे हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं। उनकी बयान ये बड़े वाज़े है कि वीडियो देख लें किस किस ने डंडे बरसाए हैं। अभी अंदाज़ा करें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ने अब स्टेटमेंट जारी करके पूरी दुनिया में जागसाई हुई है पाकिस्तान की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका नोटिस ले लिया है कि लाहौर में क्या एहतजाज का पुरअमन हक़ किसी को हासिल नहीं है। पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है, सियासत देती है। साथ आप इलेक्शन शेड्यूल दे रहे हैं और 7 दफ़ा 144 लगा रहे हैं। जब हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज करते हैं तो आपके एडिशनल सेक्रेटरी होम कहते हैं कि हमने दफ़ा 144 24 घंटे में वापस कर ली है, उठा ली है। ये किस तरीके से आप बातें कर रहे हैं? ये पूरी कौम को जिस तरीके से जलील किया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम का सबक का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। तो ना हुए जो मामला आपने पॉइंट आउट किए, तो इसका हल जाहिर है सूबाई इंतखाबात से तो नहीं निकलता। आप मैंडेट चाहते हैं, हुकूमत में आना चाहते हैं, इसके लिए जनरल इलेक्शंस कॉल होना जरूरी है, जो कि नियत नहीं लग रही है इस वक्त हुकूमत की, वो तो सूबाई की भी नहीं लग रही। लेकिन आप क्या समझते हैं फिर क्या हल निकाला जाए इसका? देखिए, हमने तो ये कहा था कि अब कौमी असम्बली तोड़ दें, सूबों के साथ इलेक्शन हो जाएंगे। ये नहीं मानते, डर गए हैं, खौफजदा हो गए। कोई बात नहीं, फिर आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन करवा दें। आर्टिकल 224 कहता है विदिन 90 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 90 दिन के अंदर शेड्यूल दें, वो भी आ गया। 90 दिन के बाद 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं विदिन 90 दिन के अंदर, तो 21 दिन के अंदर हुकूमत साजी होनी है। निगरान हुकूमतें फारिग हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तारीख में इनका नाम स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। जिन्होंने निगरान हुकूमत का मतलब क्या होता है, फ़िलासफ़ी क्या है, आइडियालॉजी क्या है, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। मकसद ये है कि ऐसी हुकूमत जो गैर जानबदार हो, जो सबको एक जैसी निगाह से देखे। ये नहीं कि सॉरी, मैंने आगे भी जाना है, मगर माजरत के साथ एक और बात भी बता दीजिएगा। ये भी तो आइन कहता है ना कि जब इलेक्शंस होंगे फेडरल में, कैपिटल में, तो फिर निगरान हुकूमत होगी। मुल्क में जब इलेक्शंस होंगे तो निगरान हुकूमतें होगी, तो फिर यहाँ 2 सूबाई हुकूमतें तो निगरान नहीं होंगी। फिर कैसे, मतलब आइन तो फिर यहाँ पे आइन की खिलाफ वर्जी तो ये भी होगी। नहीं, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ निगरान हुकूमत है अगर इकट्ठे इलेक्शन होते हैं। अदरवाइज वफाकी हुकूमत जब ख़त्म होगी, कौमी असम्बली ख़त्म होगी, तो निगरान हुकूमत बन जाएगी। पंजाब की हुकूमतें अब निगरान बन चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि तब निगरान हुकूमतें सूबों में भी हों तो फिर कोई हर्ज नहीं, आप कौमी असम्बली की हुकूमत को मुअत्तल करें और कौमी असम्बली अपना वफाकी हुकूमत की या निगरान हुकूमत ले आएँ। 30 अप्रैल तक निगरान हुकूमत रहे, बल्कि जब तक सूबाई हुकूमतें नहीं बन जाती, कल को हम भी निगरान हुकूमतें बना लेंगे। सूबों में अगर वफाक का इलेक्शन होगा, एक कानून एक जगह, आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, तरजीही सलूक हो तो ठीक है। एक कानून होगा, 2 कानून नहीं बन सकते। आज कौमी असम्बली में भी निगरान हुकूमत बना दें, निगरान हुकूमतें बन जाएंगी। भले से इलेक्शन वो 13 अगस्त के बाद आप करवा लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है सर, मैं राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊँगी। ज़रा बता दीजिएगा, फरमा दीजिएगा, एक तो ये कि आवाम को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका असल मसला महंगाई है। आप लोगों ने जो डिले किया IMF के पास जाने में, इसाक डार साहब, मिफ्ता साहब का एक टसल है। अब ये जो आवाम के ऊपर बोझ पर बोझ आ रहा है, इससे आप डिस्ट्रैक्शन के लिए ये तमाम केसेस खोल रहे हैं। कभी 4 नायब अफसरान दुबई जाके घड़ी देख रहे हैं, उसकी मुआयना हो रहा है। अब वो 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई, 28 करोड़ की है। और ये आप बेटी के हवाले से जो सवालात उठा रहे हैं, इस वक्त ये मिजाज नहीं होना चाहिए। आपका प्रायोरिटीज गलत है सर? लेकिन जी प्रायोरिटी तो यही है कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए, जिसके साथ सारा कुछ हो चुका है, जो कि शॉर्टली हो जाएगा। ये फल तो और समर तो फतियाना साहब मेरे दोस्त हैं, इनके लीडर का ही है ना, जिन्होंने जाके उनके साथ मुआहदा किया। शौकत तरीन साहब ने दस्तखत किए और इस तरह की शराइत मान ली जो नाकाबिल अमल थी, और फिर बड़े हसीन तरीके के साथ उस मुआहदे को खुद ही तोड़ दिया। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप मुआहदा करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, तो उसके क्या रेपरकशंस होंगे।
ना सिर्फ ये, फिर ये एक एफर्ट भी की गई कि मुल्क जो है उसको डिफॉल्ट की तरफ धकेला जाए। आपको याद होगी वो गुफ्तगू 2 फाइनेंस मिनिस्टर KPK और पंजाब और साबका फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर की, उससे कोई इनकार कर सकता है? ये क्या माइंडसेट डिपिक्ट करता है? ये कौन सी तामीरी काम किया गया है? मैं समझता हूँ जो मुहब्बे वतन और ख़ास तौर से मुहब्बे वतन होने के साथ साथ अक्लमंद होना भी ज़रूरी है, फहम फरासत भी चाहिए, एक शऊर और दानिशमंदी भी चाहिए, प्रूडेंस भी चाहिए। तो आप लोगों ने इतना नुकसान पहुँचाया, अब उसको रिपेयर सर शऊर दानिशमंदी ऐसे ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुझे इस वक्त हुकूमत में भी नहीं अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे। सर राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो मरियम साहबा गुफ्तगू कर रही हैं, मतलब ये किस महज़ब माशरे में ये सब अलाउड होता है? मेरी ये सुन लें जी सर। राना सनाउल्लाह बावजूद के जो भी आप कहें, उन्होंने आज से हफ्ता पहले भी कहा था कि आए हम बैठ जाते हैं और इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि हम इकट्ठे इलेक्शन करा दें सारी असम्बलियों के। उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि आए हमारे साथ गुफ्तगू करें, इलेक्शन को 2-4 महीने आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन कोई गुफ्तगू के लिए तैयार तो हो। सर वो तो कह रहे हैं मैं सबसे बात करने को तैयार हूं, आप कह रहे नहीं तैयार। कहने से क्या है? अच्छा। एक दिन तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तो आर्मी चीफ को मिलना चाहता हूँ, दूसरे दिन उन्होंने कहा मैं कब कहा है मैं किसी को नहीं मिलना चाहता। तो क्या इतनी मुतलव्वन मिजाज जो तबीयत हो उस पर क्या आप कैसे आप एतबार करेंगे? कोई एतमाद इसके ऊपर किया जा सकता है? एतमाद तो आप पर भी नहीं आ रहा, इसलिए आर्मी चीफ को बिजनेस कम्युनिटी से मिलाते हैं। कहाँ लेके जाएंगे आर्मी चीफ को? जी जी जी, वो तो ठीक है, मैं कोई ये दावा तो नहीं कर रहा कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन बात ये है कि एक तरह से कोई मॉडल तो नहीं है ना। अगर आप अपनी डिक्शन को, अपनी जुबान को, अल्फाज के चॉइस को दुरुस्त रखें तो शायद आप गुफ्तगू में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर आप सिर्फ इतनी प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा? कभी कल मैं सुन रहा था, परसों वो फरमा रहे थे वो मुजरम जो लंदन में बैठा हुआ है, वो खुदा के लिए कोई प्रॉपर लफ्ज तो इस्तेमाल कर लो ना। यू आर द लीडर ऑफ दिस पार्टी, तो कौन सा मॉडल और स्पेसिमेन लोगों को दे रहे हैं? प्लीज लेट्स नॉट प्रैक्टिस, लेट्स नॉट प्रीच व्हाट वी डोंट प्रैक्टिस आवरसेल्व्स। सर ये मैं आपसे क्या बोलूं? अब आइए जो इलेक्शन की बात हो रही है, जो इलेक्शन की बात हो रही है, जी सर, आपको पता है कि जिस दिन ये सुओ मोटो लिया गया है तो बाकी जजेस ने क्या कहा? 4 जजेस ने आपके सामने है, 2 ऑनरेबल जजेस ने क्या कहा और बाकी 2 ने क्या कहा। बेसिकली ये स्प्लिट जजमेंट आई जिसमें 4 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं। ये इसी कभी आप जल्दी इसके ऊपर आएगा, इशू भी होगा, डिस्कस भी होगा इसको। ठीक है, आप फैसले के ऊपर बात करें, मैं आपको सुन नहीं पा रही। विल फिक्स दैट। रिजवान रजी साहब, यू हैव बीन वेरी पेशेंट। सॉरी सर मैं आपको इतना टाइम ले लिया आपके पास आते आते, लेकिन नाउ यू गॉट, कहते हैं ना सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। अब आपके पास सर यू हैव द फ्लो। फरमाइएगा, ये दानिशमंदी बात हो रही है एक जगह मिस डिक्लेरेशन है, मिस कॉन्डक्ट की बात हो रही है, तोशाखाना फ्रेम चार्ज होगा, नैब अफसरान एक्टिव दिखाई देते हैं, उसके बाद मुमकिन है कि नैब जो है वो भी करप्शन पर केस बनाएगी। अब तो ये तो मामला तो उलझते ही जा रहे हैं, प्रायोरिटीज जो भी है, लेकिन इमरान खान साहब को तो हर सूरत कोर्ट में तो लाना है और उनको फ्रेम भी करना है चार्ज। किस तरह होगा सर? देखिए, पहले मैं एक बात कर लूं, गुलाम हुसनैन साहब जो हैं उनको आपने लिया था, जो इस केस के अंदर वकील हैं, जो टेरियन वाला केस है उसके अंदर। तो गुलाम हुसनैन साहब की हम बड़ी, हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे अजीज़ हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, हम उनकी बड़ी हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा टेरियन वाला केस जिस वकील साहब ने फ़ाइल किया था वो इफ्तिखार चौधरी साहब की जस्टिस पार्टी में से थे, और इस शर्त के ऊपर उन्होंने केस वापस लिया था कि उन्हें PTI को ज्वाइन करवाया जाएगा, न सिर्फ ज्वाइन कराया जाएगा बल्कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाया जाएगा। तो वो केस वापस लेके वो PTI ज्वाइन कर गए थे। तो गुलाम हुसनैन साहब की हमें हिफाजत करना पड़ रही है, हमारे दोस्त हैं, कहीं वो भी PTI ज्वाइन ना कर जाए। और लाइटर ऑफर आई है कि नहीं ये बता दें, ऑफर क्या है? ऑफर क्या है सर? अब हमने उनको बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ है कि कहीं वो PTI में न चले जाए। बहुत मजबूती से पकड़ के रखे लोग होते हैं। जी आगे। देखिए, मैं बड़ा मुख्तसर अर्ज करूंगा। कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ठीक है, उसमें एक ट्रेजेडी हुई है, वो एक पॉलिटिकल कारकुन की वर्कर की जान चली गई है। वो स्पेशल चाइल्ड था अपने पेरेंट का, और मेरा मतलब है कि स्पेशल चाइल्ड को वैसे भी हमें
केयर करना चाहिए उस बेचारे के साथ जो ज्यादती हो गई। लेकिन कल एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, और वो ये हुआ कि इमरान खान साहब का ब्लफ कॉल हो गया। इमरान खान साहब जब चाहते थे, जहां पे चाहते थे, मुजाहरा दे देते थे। और आज वैसे बाय द वे ये जो धरना होता है, इसके हवाले से एक लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट भी जारी कर दी है, वो भी पढ़ने वाली जजमेंट है। और जहां चाहते थे धरना दे देते थे, जब चाहते थे मार्च कर लेते थे। कल रियासत ने पहली दफा पूरी माइट के साथ उन्हें बताया कि दिस इज नॉट ऑन, ये लिबर्टी इज नो मोर, कि आप जब चाहें उठें और रियासत को क्रिपल कर दें। इमरान खान साहब का पिछले 8-9 माह का जो भी आप उनका सीक्वल निकाल के देख लें, टाइमलाइन निकाल के देखें, जब जब पाकिस्तान के IMF के साथ किसी भी लेवल के मुज़ाकरात होते हैं, तब तब इमरान खान साहब की तरफ से कॉल आती है। ये पता नहीं कोइंसाइड करती हैं ये दोनों चीजें ना। अभी कल ही आर्मी चीफ की मौजूदगी में, परसों ही जनाब इसहाक डार साहब ने बताया कि जनाब हमारे IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात शुरू हो गए। साथ ही इमरान खान साहब की कॉल आ गई कि हम जनाब ये करने जा रहे हैं। तो ये जो कल जो ब्लफ कॉल हुआ है, उनका ख्याल था कि हम लाखों लोग लेके निकलेंगे, और उनका दावा था, और इसके लिए बाकायदा हाइप क्रिएट की जा रही थी। वो लाखों लोग नहीं निकलने दिए गए। और ये जब से इमरान खान साहब जो हैं 2013 से ऑनवर्ड जब से आए हैं, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। वरना वो जो हैं वो निकलते हैं घर से और फिर लाखों लोग रास्ते में हो जाया करते हैं जब ट्रैफिक वगैरह रुक जाया करती है। तो मेरा मतलब है ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इमरान खान साहब का लहजा भी सख्त हुआ है, और उन्होंने चोर डाकू लुटेरों के साथ बैठने से फिर इनकार करते हुए जो है वो मुज़ाकरात की दावत दे दी है। लेकिन आपके प्रोग्राम में बैठने से पहले एक बात बताई गई कि असद उमर साहब जो हैं, और मेरा ख्याल है उनके साथ एक और साहब हैं, शायद शाह महमूद कुरैशी हैं, उन दोनों ने नवाज शरीफ साहब से मिलने का वक्त मांगा है ताकि वो फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर स्ट्रेटजी बना सके। मैं हेडलाइन पढ़ के भाग आया हूँ आपकी तरफ, डिटेल मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा। लेकिन ये एक खबर की शक्ल के अंदर मकबूल साहब, अब वक्फा लेना अहम हो गया ताकि हम पता करें ये खबर क्या है और कितनी सदाकत है इस खबर में। थैंक यू रईस साहब, आपने भी हमें बता दिया। हम भी लाइव शो करें, नहीं देख पा रहे, लेकिन 1 मिनट अब आपने बता दिया तो हम वक्फे में चेक करते हैं। राना मकबूल जरा फोन करके पता करें, वापस आते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे थे, रिजवान रजी साहब हैं, रियाज फतियाना साहब हैं हमारे साथ मौजूद, और राना मकबूल साहब हैं हमारे साथ मौजूद। सर पहले फतियाना साहब आपके पास आऊँगी, क्योंकि गुफ्तगू ये अब आ रही है खबर के शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब ने शायद ये कहा है कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। वो एक बड़े लीडर हैं और उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। क्या इसकी कोई मतलब, ठीक है कि कोई ऐसे कोई सदाकत नहीं है इस अकाउंट में जिससे ट्वीट की गई है, लेकिन ये खबर जोर तो पकड़ रही है। ऐसा कुछ हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाए? देखें, अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हमारी पार्टी तो पहले दिन से कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए जो मीनिंगफुल मुज़ाकरात हों, जिनका कोई हतमी नतीजा निकल सके, पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात के लिए, पाकिस्तान की मीशत को संभालने के लिए, पाकिस्तान में जो सियासी और माशी हालात ख़राब हैं, कशीदगी है, इसको कम करने के लिए, और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हमने कभी भी अना का मसला नहीं बनाया, और हम आज भी तैयार हैं। और हम समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, जमात के एक तरह से कायद और सरबराह हैं नून लीग के, अगर इसमें एक मुज़ाकरात होती हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हम तो पहले दिन से हक़ में हैं, और इमरान खान साहब ने कभी नफ़ी नहीं की, ना हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात है। लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो कुछ लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो इमेच्योर लेकिन सर मुज़ाकरात करने के लिए या गुफ्तगू करने के लिए, फतियाना साहब बसद एहतराम, गुफ्तगू करने के लिए या मुज़ाकरात करने के लिए ये ज़रूरी है ना कि आप किसी के लिए एक न्यूट्रल सा एक पोजीशन ले लें। लेकिन यहाँ पर इदारों पे डर्टी हैरी कह के, मीर जाफ़र मीर सादिक कह के एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए ऊपर जोर होता है, फिर नवाज शरीफ साहब को चोर मुजरिम कह के उनसे बातचीत के लिए जोर होता है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो जो गुफ्तगू करते हैं वो भी आपके सामने है। जरदारी साहब ने तो मना कर दिया कि वो उनसे बात नहीं करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने अगर ना कर दिया तो फिर अब आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब भी इनकार कर चुके हैं। अब तो पब्लिकली ये बात हो रही है कि एक ग्रोह जो है वो इस तरह इंतशार नहीं फैलाने देंगे उनको। ये मामलात कुछ मुश्किल हो रहे हैं सर। देखें, अगर पाकिस्तान के तमाम अहम लोग मुज़ाकरात की बजाय तसादम के हक़ में हैं तो अल्लाह पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है।
और आवाम देख रही है, नौजवान तबका सोशल मीडिया के ज़रिए सारा बाखबर है, तो फिर तारीख़ का मौरख भी लिख रहा है कि पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचा तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होगी। मेरा ख्याल है कि ईगो अना का मसला छोड़कर सब लोगों को एक पेज पे आना होगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम बज़रिया इंतखाबात और उसके नतीजे में माशी इस्तेकाम और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ठोस इकदामात, और अगर ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान की सालिमियत महफूज होगी। क्योंकि आपको याद होगा सोवियत यूनियन के पास 25 लाख फ़ौज थी और कोई 2,500-3 हज़ार उनके जहाज़ थे उनके और हज़ारों मिज़ाइल थे, लेकिन सोवियत यूनियन बचा नहीं था जब तक उसकी मैशत ठीक नहीं हुई और वहाँ के दाखिली सलामती, दाखिली इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान की बका का, हम अपनी आज़ादी को बचाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हर बंदा अपने मसल्स को आजमाने की बजाय और बैठे कर टेबल पर और मुज़ाकरात हो सकते हैं, गोल्ड मेज़ कॉन्फ्रेंस हो सकती है। उस पर ज़रूरी नहीं कि पहले मरले में टॉप लीडरशिप बैठे, पहले मरले में थर्ड क्लास सेकंड ये सी क्लास लीडरशिप बैठ सके, मज़ाकरात। ठीक है राना, जैसे ना आज शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, उन्होंने जैसे आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, वो भी एक अच्छा जेस्चर था, लेकिन जाहिर है कि तमाम मामलात भुला के आगे बढ़ना सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए पॉसिबल है या नवाज शरीफ साहब के लिए पॉसिबल है? यस राना मकबूल साहब। मैं पूरी बात तो नहीं सुन सका, लेकिन ये अच्छा इंडिकेटर है, होना चाहिए, क्योंकि जंगों के फैसले जो है वो पार्लेस टेबल पे भी हुए हैं हमेशा, तो इसलिए आपस में लड़ते रहने से नुकसान होगा, सभी का नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। ये जितनी जल्दी बाहमी मशवरे से फैसले हो जाएं उतना ही बेहतर है सर। लेकिन अगर इतना ही पीस चाहिए तो फिर जब पार्लियामेंट में वापस आना चाह रहे हैं तो उनको आने नहीं दिया जा रहा, जो असेंबलियों के इंतखाबात हैं वो डामाडोल है, मतलब ये कोई गुड जेस्चर तो नहीं है जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत की बात होती है जी। जब आप मिसाके मईशत करेंगे, मिसाके जमहूरियत करेंगे, गुफ्तगू शुरू करेंगे तो सारे इरिटेट जो है आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस होते जाएंगे। लेकिन अगर आप फतेहाना साहब को जरूर देखा होगा, जिस दिन ये हुआ कि हम जाएंगे वापस असम्बलियों में, एक तो होता है ना हम असम्बलियों में जाके कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आपने जो असद उमर साहब की स्टेटमेंट बताई वो भी पता है, और साथ ही साथ रहबर रहनुमा जो इनके हैं उन्होंने ये कह दिया कि अब उनकी कांपे जो हैं वो टांगें कांप रही हैं, उनको बुखार हो गया है, उनके पसीने छूट गए हैं जब हम जा रहे हैं। तो ऐसी बात करने की क्या जरूरत है सर? यहाँ तो बहुत सारी गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सुलह कौन तरीके से उनके जाएं, हम कंट्रीब्यूट सर सुलह कौन आप में से कोई तो नजर नहीं आ रहा, स्कोर सेटलिंग नजर आ रही है हमें। वो कह रहे हैं हमें शौक नहीं है, मतलब कानून को रास्ता इख्तियार करना है, लेकिन हमें अरेस्ट करने का शौक नहीं है, हम जब चाहेंगे अरेस्ट कर लेंगे। ये कानून की हुक्मरानी है या आपका शौक है? नहीं, वो एक अलग बात है कि कब अरेस्ट करना कब नहीं करना, वो तो अदालत के हुक्म के ऊपर ही होगा जो कुछ होगा। सर अदालत ने आज कह दिया है कि भाई आप लोग जमानत मंसूख कर भी दें तो आप लोग गिरफ्तार नहीं करते। मेरी बात सुने जी, आप उस माहौल की बात कर रही हैं जब कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, ठीक है, जब कम्युनिकेशन होगी तो टेंशन खुद ब खुद सबसाइड होती जाएंगी। तो कम्युनिकेशन तो करें ना, जब जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, अगर वाकई ये बात दुरुस्त है असद उमर और और अभी तक तो तस्दीक नहीं आई खबर की, लेकिन नहीं मैं कहता हूं, मैं वैसे कहता हूं होना चाहिए। इट वुड बी गुड ओमन। आप समझते हैं नवाज शरीफ राजी हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब मान लेंगे ये बात कि जरदारी साहब की तरह ना कर देंगे? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा हलीम तबीयत के आदमी हैं, वो एक जेन्युइन लीडर हैं और चीजों को आग को ठंडा करने वाले आदमी हैं। वो समझते हैं कि कौम जो है उसके लिए मुश्किलात पड़ती हैं इस आग की वजह से, इस ज़बान की वजह से और इन अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से। तो मसाइल का हल जो है वो चाहेंगे कि मसाइल का हल हो जाए गुफ्तगू और नेगोशिएशन के जरिए। तो आपको इनिशिएटिव ले, ये बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने की है। अगर ये कर सकें, अगर ये लोगों के तानो तशरीह सुन के फिर ना बैठ गया जैसे होता है। चलें सही है। सर मैं रिजवान रजी साहब, आपको खबर की तस्दीक हुई कि नहीं ये बता दीजिए, और ये भी फरमा दीजिएगा कि ये स्कोर सेटलिंग कभी वो जो है जी इनका कोर्ट मार्शल कर दें, कभी इसको पकड़ लें, कभी उसको पकड़ लें, कभी इसके ऊपर केस दाग दें, कभी उसके ऊपर केस दाग दें। 78-69 तो हो ही गए केसेस, अब सेंचुरी मुकम्मल करेंगे इमरान खान साहब। तो फिर बाबर आजम ने भी कल सेंचुरी की थी, लेकिन मैच तो हार गए थे ना सर। ये 100 केसेस लगाने के बावजूद आप उनको नहीं अगर बुला सकते कोर्ट, तो फिर ये इस तगो दो में ही ये क्यों है?
देखिए, रियाज फतेहाना साहब मेरे सीनियर हैं, अभी वो पहले गुफ्तगू कर रहे थे, और राना साहब के बारे में तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, इनकी शफ़क़तें हमेशा हमें दस्तयाब रही हैं। लेकिन आज एक अहम मौजू जिसके ऊपर वो मैंने खबर देखी है जी, वो फैसलाबाद के एक लॉयर हैं आमिर भट्ट साहब, उन्होंने किसी वेबसाइट से कोट करके की हुई है, अभी मैं वो वेबसाइट तक नहीं पहुंच सका। तो इसलिए हाँ, ठीक है, अभी हम इसको खुश आइंद करार दे देते हैं और तस्दीक नहीं करते। आज जाइए जी सर। खुश आइंद करार दे दी। अच्छा, ठीक है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान अहमद खान नियाजी साहब की वो दरख्वास्त जो है वो कबूल कर ली है कि जिसके तहत वो अदालत में पेश नहीं हो सकते और उन्हें स्काइप के जरिए पेश होने की जो है वो इजाजत दी जाए। ये वही वाली मुझे मूव लगी है जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो दुआ कर रहा था कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आए, तो अब मैं इन सबको उल्टा के मारूंगा, और फिर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, और फिर वो 25 मई को जलसे करके कौम को बता रहे होते हैं कि मेरे साथ हाथ हो गया, और वो किसी चीज़ की दुआ कर रहे होते हैं। वो जब दुआ पूरी होती है तो फिर उन्हें वक्त पड़ जाता है। देखिए, इमरान खान साहब ने ये ब्लंडर मारा है मेरी राय के अंदर, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना करें। वो पेश नहीं होते थे, पेश होते थे तो डेट्स ले लेते थे और यूं केस वहां पे रुके हुए थे, खासतौर पे तोशा खाना केस जो इस मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है मईशत का तो बेड़ा गर्क हो ही गया है, और साथ साथ इमरान खान साहब के लिए जो तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस वक्त, और उसके बावजूद वो सिरे से हाथ ही नहीं आ रहे। इस मामले में ये इन दोनों मामलात को इक्वेट नहीं करना चाहिए। इकॉनमी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो वो अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन उस गलत को सही करने के लिए अगर तरीका भी गलत इख्तियार किया जाए तो फिर नताइज भी गलत ही होते हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।